करोड़पति और अरबपति बनाने वाले ग्रह यही हैं। किसी भी घटना में बड़ा बूम यही ग्रह देते हैं। समुद्र मंथन में ये दो चीजें बड़ी नायाब मिली थी। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च पर जिस पर अगर हम बात ना करें तो शायद ये चर्चा बिल्कुल अधूरी रहती। क्यों? क्योंकि यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आज जिस एंगल से आपको बताऊंगा कि आप इस ग्रह को इस एंगल से अगर आप देख लें तो आपकी प्रेडिक्शन में गजब के रिजल्ट्स दिखेंगे। पाराशर जी ने राहु और केतु को बुद्धिमान ग्रह कहा है, जिसमें राहु को उन्होंने बहुत ज्यादा वेटेज दिया है। कोई तो वजह होगी। चतुर बुद्धिमान ग्रह कहा है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट की बात अगर करें तो जब समुद्र मंथन हो रहा था, आप सब लोग जानते हैं, बड़ी नायाब, बड़ी बेशकीमती, बड़ी मूल्यवान चीजें निकली। लेकिन समुद्र मंथन के पीछे जो दो बड़ी नायाब चीजें और मिली वो थे राहु और केतु। राहु और केतु का स्वरूप पाराशर जी ने जैसा कि बताया कि ये बहरूपियां हैं, यानी कि भेष बदलने वाले हैं। तो भेष बदल कर यह देवताओं के बीच में जाकर बैठ जाते हैं और सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जब इनकी पोल खुलती है तो विष्णु जी चक्र से इनका संहार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अमृत का पान कर लेने के कारण इनकी मृत्यु नहीं होती और इनका जो शरीर है वह दो हिस्सों में बंट जाता है। तो राहु और केतु, इनका जो बेसिक कंटेंट, जो बेसिक नेचर था वो छलावा वाला था, भ्रमित करने वाला था, बहरूपिया जैसा भेष बनाकर, और यह जाके देवताओं में छिप गए थे। तो राहु और केतु का स्वरूप आज भी उसी प्रकार का है। लेकिन चूंकि बहरूपिया अगर कोई है तो उसका कोई ओरिजिनल बेस नहीं है। वो अगर अच्छा रूप ले रहा है तो वो अच्छे जैसा रिएक्ट करने लगेगा, बुरा रूप ले लिया तो बुरे की तरह रिएक्ट करेगा। इनका प्रभाव हर एक जगह पर है। कैसे है समझते हैं। देखिए, हमारे हिस्ट्री में आप सब लोगों ने एक अवतार के बारे में पढ़ा होगा। श्री विष्णु जी का एक अवतार है वामन अवतार। सब आप जान रहे हैं कि वामन अवतार क्यों लिया। मैं बहुत अधिक चर्चा इस विषय पर नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट की बात करता हूं कि भगवान विष्णु ने भी, हिस्ट्री जब आप देखेंगे, पुराणों का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी बहुत सी जगह पर पाएंगे कि स्वयं श्री हरि को भी भेष बदलना पड़ा। रूप बदलकर इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो लोगों के हित में उन्हें भेष बदलकर करना पड़ा। भेष उसमें भी बदला गया लेकिन किसी के हित के लिए। तो यह भेष बदलना जो हुआ वह हितकारी हुआ, लाभकारी हुआ। और बहुत से ऐसे भी प्रकरण मिलते हैं जिसमें भेष बदला गया लेकिन किसी के अहित के लिए। जैसे रामायण में सोने का, हिरण का रूप लेकर जो आए तो उन्होंने भी भेष बदला, लेकिन उनका उद्देश्य गलत था, पाप से प्रभावित उद्देश्य था। तो राहु और केतु का प्रभाव हर जगह रहता है। अब आप समझिएगा कि कुंडली में अगर किसी की राहु और केतु खराब स्थिति में हो, यानी कि पीड़ित हो, तो फिर कितना बुरा प्रभाव दे सकते हैं, और अगर अच्छे हो तो कितना अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। करोड़पति, अरबपति जो भी लोग बनते हैं उनकी कुंडली में राहु का विशेष कहीं ना कहीं रोल जरूर रहता है। इनकी कोई अपनी राशि भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह जब भेष बदल सकते हैं, यह बहरूपियां हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, तो इनकी राशि होने का कोई औचित्य, कोई अर्थ भी नहीं है। इनकी उच्च राशि और नीच राशि में भी बड़े मतभेद इसी कारण है। अगर किसी की भी कुंडली में राहु जिस राशि में बैठा है, अगर उस राशि का स्वामी ग्रह मजबूत स्थिति में है तो हम राहु या केतु को अच्छा और मजबूत मानते हैं। अच्छा का मतलब कि
ऐसा नहीं है कि यह शुभता देने लगेंगे, नहीं। जो स्वभाव, जो नैसर्गिक गुण है, जो प्राकृतिक स्वभाव है ग्रह का, वो कभी नहीं जाएगा। तो राहु और केतु अगर अच्छे होंगे तब भी यह अपने नैसर्गिक गुणों के अनुरूप अच्छे होंगे। यानी कि अगर एक उदाहरण से समझ लीजिए कि अगर किसी की कुंडली में राहु मिथुन राशि में बैठे हों, जिसमें कई मत से मिथुन राशि में राहु उच्च के माने जाते हैं, तो यह देखा जाएगा कि बुध, अब मान लीजिए बुध की स्थिति बड़ी मजबूत है, बुध अगर कन्या राशि में बैठ गए यानी बुध उच्च के हो गए, तो जिस राशि में राहु बैठे उसका स्वामी बुध उच्च का होकर बैठ गया, तो बुध जो होगा वह अपने ही समान व्यवहार करने के लिए राहु को प्रेरित करेगा। और राहु का फिर बहरूपियापन किस प्रकार का होगा? बुध के प्रकार का। क्यों? क्योंकि वह उसकी लॉर्डशिप जो है वह बुध के हाथों में चली गई। तो बुध जिन जिन चीजों का कारकत्व रखते हैं उन चीजों में राहु सम्मिलित हो जाएंगे। अब चूंकि अच्छा रिजल्ट देना है तो अच्छे का रिजल्ट का मतलब कि फेवर करने लगेंगे, लाभ दिलाने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ी शुभता के साथ लाभ दिलाएंगे। लाभ दिलाने का जो मार्ग होगा वह राहु अपने नैसर्गिक प्रकृति के अनुरूप देंगे। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बड़ा शार्प माइंडेड हो जाएगा, उसकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी बहुत मजबूत हो जाएगी, हाजिर जवाब तो होगा ही होगा, साथ ही में एनालिटिकल पावर, गुणा भाग करने की जो क्षमता होगी वो भी बड़ी गजब की हो जाएगी। इसके अलावा ऐसा राहु बड़े बूम, बड़े उछाल देगा। ऐसा राहु कैलकुलेशंस के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से बुध को बड़ा सपोर्ट करेगा। और बुध की महादशा अंतरदशा में जब राहु का कोई कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऐसा व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के दम पर बड़े उच्च स्तर के पद प्राप्त करेगा, लेकिन तरीका गलत होगा। कोई पकड़ नहीं पाएगा इस व्यक्ति को, उस कृत्य का दंड जल्दी नहीं मिलेगा। अगर सूर्य की स्थितियां, बाकी ग्रह भी देखे जाते हैं, लेकिन मैं एक दो ग्रहों का सिर्फ कॉम्बिनेशन बता रहा हूं कि राहु बुद्धिमान, बड़ा शार्प प्लेनेट है। यह बौद्धिक क्षमता को एक अलग आयाम पर लेकर जाकर निर्णय लेने की योग्यता दे देता है। इस कारण ऐसा व्यक्ति अपना काम बनाने में बहुत माहिर होगा, उसको लोग समझ भी नहीं पाएंगे, इतना चतुर होगा। ऐसे व्यक्ति राजनीति में, पॉलिटिक्स में करियर अच्छा बनाते हैं, बड़ी ऊंचाई भरे पदों पर पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेने की कैपेसिटी राहु बहुत मल्टीपल टाइम हाई कर देता है। ऐसा राहु एक अलग लेवल पर जाकर एक नए तरीके से स्टैंड देता है, अगर राहु अच्छा है तो। लेकिन अगर यही राहु कहीं खराब हुआ, खराब का उदाहरण समझते हैं, यही राहु मान लीजिए कि मिथुन राशि में ही बैठा है और मिथुन का स्वामी ग्रह बुध मीन राशि में नीच के होकर बैठ गए। और बाकी चीजों पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि बृहस्पति कहां बैठे हैं, नीचत्व तो भंग हो रहा है कि नहीं, वो अलग बात। एक सामान्य टॉपिक जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि राहु बैठे मिथुन राशि में और मिथुन का लॉर्ड जो है, स्वामी ग्रह जो है बुध, बैठ गए मीन में, यानी नीच के हो गए। और राहु पर या बुध पर क्रूर या पापी ग्रहों की दृष्टियां भी पड़ रही हैं। अब यही राहु बौद्धिक क्षमता सेम देगा, बुद्धिमत्ता उसी स्तर की देगा, बस क्या होगा कि इसमें पापत्व आ जाएगा और कुटिलता आ जाएगी, और उस कुटिलता से हानि होगी, रिजल्ट प्रभावित होगा। जो रिजल्ट मिलना है वो प्रभावित हो जाएगा, तरीका नहीं बदलेगा। इसमें भी व्यक्ति बड़े शार्प माइंड का होगा, बहुत गजब के एनालिटिकल पावर होगी। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो व्यापारिक चातुर्यता से भरपूर होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब भी अपनी बुद्धिमानी भरे काम को कहीं पे इंप्लीमेंट करेगा तो उसको जो रिजल्ट मिलेगा वो नुकसान में मिल जाएगा और खुद की ही की हुए निर्णयों के कारण मिलेगा।
पॉजिटिव राहु पहले जैसे उदाहरण में बताया, उसमें वो आपको रिजल्ट, किसी व्यक्ति को रिजल्ट देगा, पॉजिटिव देगा। वो जो निर्णय लेगा वो सटीक बैठ जाएगा, उसका कोई विरोध नहीं होगा। नेगेटिव रिजल्ट में भी उसका डिसीजन सटीक होगा लेकिन विरोध हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि उसकी चातुर्यता पकड़ ली जाएगी और ऐसा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। बौद्धिक क्षमता में कमी नहीं होगी, शार्प माइंड होगा, एनालिटिकल पावर बड़ी गजब की होगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन रिजल्ट प्रभावित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहरूपियां हैं। जिस भाव में, जिस राशि में बैठेंगे उसका रूप लेने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई ग्रह अगर इनको देखेगा तो थोड़ी कम मात्रा में ही सही, लेकिन उसका भी प्रभाव यह धारण कर लेंगे। तो राहु और केतु को सबसे अधिक इंपॉर्टेंस इसीलिए दी गई है क्योंकि इनकी कोई अपनी स्वयं की राशि नहीं है जिससे इनका आप मूल्यांकन कर सकें। तो इनका मूल्यांकन हमेशा दूसरे ग्रहों की राशियों पर निर्भर रहता है और दूसरे ग्रह के समान ही यह अपने स्वरूप को धारण कर लेते हैं, इसी कारण बहरूपिया कहे गए हैं। किसी की भी कुंडली में यदि राहु और केतु प्रॉब्लमेटिक होंगे तो जब जब किसी ग्रह की दशा अंतरदशा में यह अपना रोल निभाएंगे तो मान लीजिए कि बड़े बदलाव देते हैं। पॉजिटिव होंगे तो जबरदस्त बूम उछाल देंगे। इनका काम ही है बूम देना, घटना को या तो बहुत अच्छा बना देना या बहुत खराब बना देना। किसी घटना में जंपिंग का काम, पंपिंग का काम राहु करता है। क्यों? क्योंकि इसको इंप्लीमेंट कराने वाला प्लेनेट कहा गया है। पूर्व के जन्म के अनुरूप अगर किसी ग्रह को बहुत अच्छा या बहुत ही ज्यादा बुरा फल देना है तो वह राहु को सपोर्ट में लेता ही लेता है। वह राहु को सपोर्ट में लेकर ही उछाल दे सकता है, बूम दे सकता है। चाहे वह असाध्य रोग की बात हो व फिर चाहे किसी व्यक्ति के रेवड़ी खोमचा लगाने वाले से लेकर और कोई बहुत बड़े स्तर के उद्योगपति बनने तक का सफर हो। इन दोनों ही मामलों में राहु का रोल, राहु का सपोर्ट लिए बगैर कोई ग्रह उस स्थिति तक नहीं पहुंचा पाएगा जहां तक। तो कुंडली में सब कुछ देखने के अलावा राहु और केतु की स्थितियों का विशेष मूल्यांकन अगर सावधानी से किया जाए तो किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाली अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी घटनाओं को नियोजित किया जा सकता है और उसके साथ ही साथ उस घटना को, उसकी पोटेंशियल को कम करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं और निश्चित तौर पर वो घटना जो बहुत क्रिटिकल, जो बड़ी असाध्य रूप धारण कर सकती थी, उसमें कमी लाई जा सकती है। बट अगर वो घटना क्रम प्रारंभ हो चुका है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि राहु केतु एक ऑरा मेंटेन कर देते हैं। ये रस्सी को सांप जैसा प्रतीत करा देते हैं। जितने भी असाध्य रोग होते हैं उसमें राहु का प्रकोप निश्चित है। तो राहु ब्रेन की एनालिटिकल पावर को सबसे पहले प्रभावित करेंगे। असाध्य रोग में यदि व्यक्ति अपना संतुलन और अपना धैर्य न खोए, साहस, दृढ़ता और आत्मबल के साथ खड़ा रहे, तो ऐसे व्यक्ति को असाध्य रोग भी पीड़ा नहीं दे पाते। उस लेवल तक असाध्य नहीं कर पाते जिस लेवल तक असाध्य होना चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति बिस्तर पर पड़ जाए और मृत्यु मांगे, उस स्तर तक असाध्य नहीं हो सकता जब तक राहु और केतु अपना उसमें योगदान न दें, नेगेटिव योगदान। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती हैं, देखिए कोई कुंडली का विश्लेषण तभी कराता है जब उसको कोई समस्या या परेशानी हो। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉपरली एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहते हैं। डॉक्टर के पास अगर कोई जाएगा तो ज्यादातर लोग इसीलिए जाते हैं कि उनको कोई समस्या या परेशानी आके खड़ी हो गई है। तो समस्या आ जाने के बाद राहु और केतु के नेगेटिव इंपैक्ट अगर मिलने लगे हैं तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा कठिन होता। अगर सटीक उपाय सही समय पर न दिया गया तो फिर चीजें असाध्य और विकृत रूप ले लेती हैं। फिर कंट्रोल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती ही होती है।
इसीलिए मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा, अगर आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो राहु और केतु से संबंधित विषयों पर आप अपने एस्ट्रोलॉजर से विशेष कंसल्ट करें, उनसे विशेष आग्रह निवेदन करें और यह जानने की कोशिश करें कि राहु और केतु की क्या स्थिति है, और भविष्य में राहु और केतु की अंतरदशा या महादशा जब भी आने वाली हो, उस पीरियड को आप नोटिस कर लें और आपकी कुंडली में राहु और केतु किस प्रकार का फल देने आए, उस फल के अनुरूप एक विशेष तैयारी करें उस समय अवधि की, जिस अवधि में राहु और केतु अपना प्रभाव दशांतर दशा में छोड़ सकते हैं। वह विशेष समय होता है, वह एक तरह का बूम भी दे सकता है, उछाल भी दे सकता है। अगर आपने पहले से इस चीजों को जान रखा है, ट्रीटमेंट कर रखे हैं या कर रहे हैं, तो आप अपनी सुंदर महादशा जो आपकी आने वाली, उसमें राहु और केतु की बूम का बेनिफिट उठा सकते हैं। वो ग्रह यानी राहु और केतु दशा और अंतरदशा में आपको वो ऊंचाइयां दे सकते हैं जो शायद आपने एक्सपेक्ट ना की हो, कभी अपेक्षा ना किया हो। एस्ट्रोलॉजी यहां पर बड़ा सपोर्ट करती है। महादशा किसी अच्छे ग्रह की चल रही है और राहु की अंतरदशा उसमें आ गई और राहु आपके अच्छे हैं, तो इसका मतलब कि आपको मैक्सिमम एफर्ट करना है, वो आपको वो ऊंचाइयां दे सकते हो जो आप शायद अपने पूरे जीवन में उन ऊंचाइयों को न छू पाए। यानी कि एक बहुत बड़ी संभावना के रूप में हम राहु को देखते हैं दशा अंतरदशा में। तो संभावना क्या हो सकती है, किस स्तर की हो सकती है, यही मूल्यांकन करना ज्योतिष है। सटीक ज्योतिष आपको आपकी जीवन में वह ऊंचाइयां दे सकता है राहु और केतु के माध्यम से जो एक्सपेक्टेड ना हो, अनएक्सपेक्टेड हो। जमीन से आदमी आसमान पर पहुंचा सकता है, राहु के माध्यम से यह बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो आप सभी लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण जब भी कराएं तो राहु और केतु के बारे में विशेष रूप से अपने एस्ट्रोलॉजर से जरूर रिक्वेस्ट करें, जानने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपको भी कोई प्रॉब्लम बार बार डिस्टर्ब कर रही है, उसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो आप हमें अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान भेजें। हम निःशुल्क आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और एकदम सरल और सटीक उपाय बताएंगे जिससे आपकी वह समस्या निश्चित तौर पर सुधरती जरूर दिखेगी। थोड़ा सा समय लग सकता है, अगर आप हमें अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजते हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सी कुंडलियां होती हैं जिनका विश्लेषण करके उपाय बताने होते हैं। थोड़ा सा समय लग जाए अगर, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आपको रिस्पांस रिजल्ट जरूर मिलेगा और सटीक उपाय भी जरूर बताया जाएगा। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई चार्ज, कोई शुल्क ना ही कुंडली विश्लेषण के लिए लिया जाता है और ना ही उपाय बताने के नाम पर हम कोई जेमस्टोन वगैरह भी नहीं बेचते हैं। एक निवेदन आपसे और है, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो समाज के हित का है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोज आप लोगों तक आसानी से पहुंचते रहें। पसंद आता है वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करें। ज्योतिष से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके मन में है, अपनी कुंडली से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके मन में है, तो वह प्रश्न भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक जिस पर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और आप उसको वैज्ञानिक तरीके से आज के अपडेटेड माहौल के अकॉर्डिंग समझना चाहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को ही विराम देता हूं। फिर किसी ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।